ये वीडियो बहुत खास होने वाली है हर एक क्लास के बच्चे के लिए जो कॉमर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे 11th हो, 12th हो, बीकॉम हो, बीबी हो, एमबी हो, सीए हो, सीएमए हो, सीएमए फाउंडेशन हो या सीएमए इंटर हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ अकाउंटिंग में दोस्त हर ट्रांजैक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। या तो वो कैपिटल ट्रांजैक्शन होता है या वो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है सर? जिसकी आप जर्नल एंट्री बनाते हो, जो आपको बुक में लिखा हुआ दिखता है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये एक ट्रांजैक्शन है। या तो ये कैपिटल ट्रांजैक्शन माना जाएगा या ये रेवेन्यू ट्रांजैक्शन माना जाएगा। पॉइंट नंबर 2, मानो रेंट पेड, सैलरी पेड, गुड्स परचेज, ये सभी ट्रांजैक्शन है। अब या तो ये कैपिटल होंगे या रेवेन्यू नेचर के होंगे। इनमें से आज हम बात करने वाले दोस्त एक्सपेंडिचर, जो कि दो पार्ट्स में अगेन जाते हैं। या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे दोस्त, या फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग है। मतलब ये अगर एक्स है तो वो अगर वाई है, इस तरह ये अगर ए है तो वो बी है। सबसे पहले हम लोग पूरा ध्यान, पूरा केंद्रित, अपनी कंसंट्रेशन पूरी यहां रख लेंगे और कॉपी पेन निकाल लेंगे, ताकि साथ साथ लिखते जाएंगे तो मजा समझने का दुगना हो जाता है। तो दोस्त, कैपिटल एक्सपेंडिचर समझने के लिए सिंपल बातें मैं आपसे करने वाला हूं, जो मैंने यहां लिख रखी है। वही बातें जस्ट अपोजिट करूंगा जब मैं रेवेन्यू पढ़ाऊंगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैंने लिखा है दोस्त एक्विजिशन एंड इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। सबसे पहली बात, फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? एक एसेट जो कि आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, जिसको आप एक साल से ज्यादा चलाने वाले हैं, वो आपकी फिक्स्ड एसेट कहलाती है। जब भी उस फिक्स्ड एसेट को आप लाने का या लाने के बाद लगवाने का मन बना लेते हैं, तो वो आपका एक्सपेंडिचर जिस नेचर का होता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कितने बच्चे आप में से स्कूटी खरीदना चाहते हैं, बाइक खरीदना चाहते हैं या मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं? तो आपके मम्मी पापा जो भी आपके लिए वो खर्चा करने वाले हैं, अगर वो बिजनेस का खर्चा होता तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता। एग्जाम्पल के लिए, जिस व्हाइट बोर्ड पर ये मैं वीडियो बना रहा हूं इस समय, या जिस मोबाइल फोन से, जिस कैमरे से ये वीडियो बना रहा हूं, इन दोनों को जो लाने का खर्चा था वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, क्योंकि इन नेचर का, इन जो एसेट्स आई थी मेरी, वो फिक्स्ड एसेट्स मानी जाती है। तो एक फिक्स्ड एसेट को लाने का या लगाने का जो खर्चा होगा, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। पॉइंट नंबर 2 अपने आप से समझ में आ जाएगा, इट इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। मतलब पहले दुकानदारी कम होती थी, अब दुकानदारी ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे पास जिन सीट्स पर, जिन ब्रांचेस पर, जिन टेबल चेयर्स पर मैं पढ़ाता हूं, वो सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, और मैं अगर 20 और ले आऊं तो 20 बच्चे और पढ़ सकते हैं उस बैच में या नहीं जी? तो 20 बच्चों का और ज्यादा रेवेन्यू, और ज्यादा फीस मेरे पास आएगी या नहीं? तो जो मैंने 20 सीट्स पर या ब्रांचेस पर या कुर्सी टेबल मंगाकर जो मैंने खर्चा किया इस फर्नीचर को लाने में, उस फर्नीचर को लाकर मैंने अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा ली है दोस्त। मेरी बात ध्यान से आपको समझ में आ रही है या नहीं? पूरा जब हम कंप्लीट करेंगे, पूरा मक्खन की तरह हमारे दिमाग में चिपकने वाला है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? जब भी किसी फिक्स्ड एसेट्स को लाने की बात करेंगे या लगाने की बात करेंगे, वो खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। वो खर्चा हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारी अर्निंग कैपेसिटी को। मतलब इस मशीन, इस बिल्डिंग, इस फर्नीचर को लेने से ऐसा नहीं अर्निंग कैपेसिटी घटेगी, आपकी सेल और ज्यादा बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 2, इट इज अ टाइप ऑफ रियल अकाउंट। ये जो भी चीजें आप ला रहे हो, जितने मैंने एग्जांपल दिया अभी भी, फर्नीचर का, अपने व्हाइट बोर्ड का, ये भी फर्नीचर है, मोबाइल फोन, कैमरे का, ये एक इक्विपमेंट है। मैंने फर्नीचर मंगाया था बहुत सारा। अगर आप स्कूटी खरीदना चाह रहे थे, मैं बाइक खरीदना चाह रहा था, ये मोटर व्हीकल है। सभी रियल अकाउंट है, सबको मैं टच कर देख सकता हूं, छू सकता हूं, और इनकी एक वैल्यू है। बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा। तो पॉइंट नंबर 1, एक्विजिशन एंड इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। मैं फिक्स्ड एसेट्स को खरीद रहा हूं, ये मेरी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रही है, क्योंकि अगर फिक्स्ड एसेट आएंगी, अगर मैं एक व्हाइट बोर्ड यहां लगा दिया, एक दूसरी जगह लगा दिया, तो मेरी 2 क्लासेस एक साथ चल सकती हैं, क्योंकि मेरे पास 2 बैचेस एक संग पढ़ सकते हैं। इट इज अ टाइप, हाँ 2 जने पढ़ाएंगे वो अलग बात है। इट इज अ टाइप ऑफ रियल अकाउंट एंड शोन इन बैलेंस शीट। क्योंकि ये रियल अकाउंट है और ये पहले से ही फिक्स्ड एसेट्स है, तो फिक्स्ड एसेट्स हो या करंट एसेट हो, शो तो बैलेंस शीट में होती है। पर यहां सिर्फ बात फिक्स्ड एसेट्स की हो रही है दोस्त, वो एसेट्स जिनको आप एक साल से ज्यादा यूज करने वाले हैं।
बेनिफिट अराइजेस मोर देन 1 ईयर, नेक्स्ट पॉइंट अपने आप आ गया। डेबिटेड टू रिलेटेड एसेट अकाउंट, सर इसका क्या मतलब है? जब आप जर्नल एंट्री पास करोगे, अगर मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं, ट्रांजैक्शन होगा मेरा फर्नीचर परचेज्ड, ये तो या ट्रांजैक्शन या तो कैपिटल नेचर का होगा या रेवेन्यू नेचर का होगा। फर्नीचर खरीदने से मेरा एक्सपेंस होता है, मेरा खर्चा होता है, मेरा एक्सपेंडिचर होता है। इतनी बात समझ में रही? अगर मैं किसी की दुकान से फर्नीचर लाऊंगा तो पैसा देना पड़ेगा या नहीं? सर आज नहीं दिया, 2 साल बाद दिया, 3 साल बाद दिया, 3 महीने बाद दिया, 6 महीने बाद, तो भी मेरा खर्चा तो है ना। ये खर्चा किस नेचर का होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। क्यों होगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का? क्योंकि सर आप एक्वायर कर रहे हो फर्नीचर, इस फर्नीचर को फिर यहां लगाओगे, फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो, ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है। अगर आप ये फर्नीचर अपने स्टूडेंट्स को बिठाने के लिए रख रहे हो तो आपकी फीस बढ़ेगी। अगर आप रेस्टोरेंट के लिए फर्नीचर खरीद रहे हो अपने, तो रेस्टोरेंट में लोग डेली कॉफी पीने आएंगे, पिज्जा खाने आएंगे, आपकी अगेन सेल बढ़ेगी। इट इज अ टाइप ऑफ रियल अकाउंट, क्योंकि इस फर्नीचर को आप देख व छू सकते हो, इसकी वैल्यू है, बेचोगे तो पैसा मिलेगा। एंड शोन इन बैलेंस शीट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। बेनिफिट 1 साल से ज्यादा फर्नीचर आप 2-3 महीने के लिए नहीं खरीदते हो, ये सोचकर खरीदते हो 5-10 साल तो कम से कम चलेगा। डेबिटेड टू रिलेटेड एसेट अकाउंट, अपने एसेट अकाउंट में जाता है। जब आप इसकी जर्नल एंट्री पास करते हो, एंट्री लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप स्कूटी या मोटर व्हीकल कोई भी खरीद रहे हो तो आप एंट्री लिखोगे मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप मोबाइल फोन, टाइपराइटर, कंप्यूटर खरीद रहे हो तो आप एंट्री मारोगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। एग्जाम्पल के लिए प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, एक एक करके पॉइंट देखते हैं। सभी रियल अकाउंट है, जर्नल एंट्री करते समय सब अपने अपने नाम से जाने जाते हैं। बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है, बैलेंस शीट में सभी को फिक्स्ड एसेट्स के हेड में शो किया जाता है। जब आप लाओगे तो ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देंगी और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में सिद्ध की जाती है। एग्जांपल के लिए और मजा है, अगर हमारे एग्जाम वाले क्वेश्चन हमें मिल जाए, आरके एंड कंपनी परचेज्ड बिल्डिंग, ये जो पॉइंट है आपका, आरके एंड कंपनी परचेज कर रहा है बिल्डिंग 15 लाख रुपए की, मतलब 15 लाख रुपया। सबसे पहली बात तो बिल्डिंग है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं है? सर हाँ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 15 लाख रुपए माना जाता है। पर आरके कंपनी जब तक ये बिल्डिंग नहीं खरीद सकती, जब तक वो स्टैंप ड्यूटी चार्जेस, मतलब कोर्ट कचहरी में जाकर वकील साहब से एक वो जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिस पर ये लिखा जाता है स्टैंप ड्यूटी चार्जेस, गवर्नमेंट के पास जब तक 1 लाख रुपए नहीं पहुंच जाएगा, ये बिल्डिंग आप खरीद नहीं सकते, बेचने वाला बेच नहीं सकता। तो 15 लाख रुपए की बिल्डिंग मेरे को, जब तक मैं 1 लाख रुपए की नहीं पे करूंगा स्टैंप ड्यूटी, क्या मेरी बिल्डिंग मेरी हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो 15 लाख की बिल्डिंग 16 लाख रुपए की हो गई। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, आपने ब्रोकर लगा रखा था, बीच में एक दलाल बैठा रखा था जिसको आप 2% कमीशन देने का वादा कर चुके हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो यही बन गया। बट हम इस बिल्डिंग को 15 लाख का माने, 16 लाख का माने या 16,30,000 का माने? सर 16,30,000 किस बात की? सही, बिल्डिंग है 15 लाख रुपए की, स्टैंप ड्यूटी चार्जेस है 1 लाख रुपए के, और 30,000 रुपए की है आपकी ब्रोकरेज कमीशन। 2% ऑन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ऑल्सो इनकर्ड। ये जो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग है इस पर 2% दलाल ने कमीशन चार्ज करी है। यानी जब तक मैं दलाल को कमीशन नहीं दूंगा वो मुझे कोर्ट कचहरी तक लेकर नहीं जाएगा कि सेलर कौन है और आप एग्रीमेंट कर सकते हो। जब तक मैं 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी का नहीं दूंगा तब तक वो मेरी बिल्डिंग मेरी नहीं हो सकती। तो जो भी खर्चे जो बिल्डिंग की चाबी दिलाएंगे मुझे, मैं बिल्डिंग को अपना बना लूंगा, और कोई भी अगर बाहर से आता है तो मैं उसे कागज दिखा दूंगा बिल्डिंग के, सर बिल्डिंग मेरी है, मैंने स्टैंप ड्यूटी चार्जेस पे किया है अपनी तहसील में जाकर, और ये बिल्डिंग अब मेरी हो चुकी है। तो 16,30,000 रुपए की बिल्डिंग मुझे पड़ी, भले ही इसकी कीमत कितनी है दोस्त? 15 लाख रुपए। तो कहने को ये 2 एक्सपेंडिचर, स्टैंप ड्यूटी चार्जेस और ब्रोकरेज, कहने को रेवेन्यू नेचर की है, आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे, पर आप इसको खर्च क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप ये बिल्डिंग खरीद रहे हो। 1 मिनट के लिए मानो अगर आप बिल्डिंग ही नहीं खरीद रहे होते तो क्या 1 लाख खर्च होता? बिल्कुल नहीं। अगर आप बिल्डिंग ही नहीं खरीद रहे होते तो क्या ये ब्रोकरेज दलाल को कमीशन देनी पड़ती है आपको 2%? बिल्कुल भी नहीं। तो 15 लाख रुपए की बिल्डिंग आपको 16,30,000 की पड़ी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका 15 लाख है, वो तो है, 1 लाख और है, वो तो है, और 30,000 और है, यानी 16,30,000, 16,30,000 रुपीज की आपकी बिल्डिंग शो की जाएगी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट पर। जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो 16,30,000 रुपीज पर ही चार्ज करो। इसी तरह दोस्त आपका सेकंड पॉइंट है जहां लिखा है एक्सेंट कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी विच ₹40,000 स्पेंट ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। एक्सेंट कंपनी ने एक मशीनरी खरीदी है, पता नहीं कितने की है, वो 10 लाख की है, 5 लाख की है, 2 लाख की है, 4 लाख की है, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही है। ये 40,000 उसे लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना पड़ रहा है हमें। वैसे तो अगर ये कैरेज इनवार्ड टाइप की चीज है,
बट क्योंकि मशीनरी लाने में खर्च कर रहे हो तो आपको इसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना पड़ेगा। मतलब अगर मशीन आपकी 10 लाख की है तो आपको 40,000 उसी मशीन में जोड़ना पड़ेगा और ये 10,40,000 का आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। इसी को बोलते हैं एक्वायर करने का तो 10 लाख है, साथ में उसे यहां तक लाने का जो खर्चा है, इसे बोलते हैं दोस्त एक्विजिशन कराओ, इरेक्शन कराओ, इंस्टॉलेशन कराओ। अभी 10,40,000 में अगर कोई इंस्टॉलेशन के खर्चे लगते हैं, मतलब मशीन को लगाने के लिए गड्ढा खुदवाना पड़ेगा, बिल्डिंग तोड़वानी पड़ेगी, तो जो भी खर्चे होंगे वो सब मशीन की कॉस्ट में जोड़े जाएंगे। इसके लिए फेवरेट आपके एग्जाम में क्वेश्चन होता है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वेजेस पेड अगर है, भले वेजेस है रेवेन्यू नेचर का, पर मशीन संग में जुड़ी हुई है, मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए आप वेजेस पे कर रहे हो, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। अब हम चलते दोस्त रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ, जो अगेन पूरा इसका उल्टा है। अगर आपको ये समझ में आया तो यही कमेंट कर मुझे जरूर बता दो। ओके दोस्त, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, जहां पर हम एसेट को लाने के लिए खर्चा कर रहे थे वो कैपिटल नेचर का है। मतलब अगर आप मशीन खरीदते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग खरीदते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लांट खरीदते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, फर्नीचर खरीदते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट अगर आप इसका रिपेयर मेंटेनेंस कराते हो, रिपेयर मेंटेनेंस मतलब क्या होता है, हर साल इसका इंश्योरेंस कराना, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। इट मेंटेन्स द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये मेंटेन करती है अपनी अर्निंग कैपेसिटी को, जहां पर ये इंक्रीज करती थी अर्निंग कैपेसिटी को, ये मेंटेन करती हैं अर्निंग कैपेसिटी को। आफ्टर दैट ये रियल अकाउंट नेचर की होती है दोस्तों, ये नॉमिनल अकाउंट नेचर की होती है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है, इनमें जान नहीं होती, आपने खर्चा किया, खर्चा गया, फिर ये आपको पैसे लाकर कभी नहीं देंगी। चाहे सैलरी पेड हो, रेंट पेड हो, इंटरेस्ट पेड हो, वेजेस पेड हो, कैरेज इनवार्ड हो, कैरेज आउटवार्ड हो, इंश्योरेंस प्रीमियम हो, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो, सभी आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में शो किए जाते हैं। ये सिर्फ मेंटेन करते हैं आपकी अर्निंग कैपेसिटी को, बेनिफिट देते हैं 1 साल तक, 1 साल से ज्यादा बेनिफिट नहीं देंगे ये, 1 साल से ज्यादा। फर्नीचर खरीदते ही सोचते हो आप 5 साल 10 साल चलना चाहिए, बिल्डिंग खरीदते तो मन में ख्याल आता है ये अब सालों साल तक हमारी हो गई है। डेबिट होते हैं रिलेटेड एक्सपेंसेस अकाउंट में, जब आप इनकी जर्नल एंट्री पास करते हो तो रेंट पेड की एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी पेड की एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अपने अपने खर्चे अपने अपने एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट होंगे सेपरेटली। एग्जांपल के लिए सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कैरेज, देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स। जो भी सब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में दिखते हैं या नॉमिनल नेचर के होते हैं, वो सभी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। आई होप आपको मेरी ये बात यहां तक समझ में आ रही होगी। एग्जांपल के लिए मैंने 2-3 पॉइंट और ले लिए। एबीसी लिमिटेड पेड ₹5,000 एज पेट्रोलियम एक्सपेंसेस। भाई गाड़ी खरीदी थी आपने, मोटर व्हीकल खरीदा था, 5,000 रुपए का पेट्रोल डाला है साल भर में उसके अंदर, बड़ी सस्ती सी गाड़ी है या अच्छा सा एवरेज देती है कि सिर्फ 5,000 रुपए आपने पेट्रोल के खर्च किए। ये बताओ कैपिटल नेचर का या रेवेन्यू नेचर का? सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये सिर्फ मेंटेन कर रहा है अर्निंग कैपेसिटी को, मतलब गाड़ी को चलाने में मदद कर रहा है, अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहा है। रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे आपके 15,000 रुपए रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे किए आपने, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। 30,000 रुपए की आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करी है, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसके बाद एग्जांपल है पीक्यूआर लिमिटेड रेंट पे कर रहा है 5,000 रुपए का पर मंथ, यानी 1 महीने का रेंट 5,000 है तो साल भर का रेंट कितना हो गया दोस्त? 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए का रेंट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। इसी तरह जो मशीन आपने ऊपर खरीदी थी उसका हर साल 6,000 रुपीज एनुअल चार्ज जा रहा है। एनुअल चार्ज मतलब आपको सर्विस करने एक इंजीनियर आएगा और 6,000 रुपए लेगा, तो ये भी क्या कर रहा है आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस या मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये सभी एक्सपेंडिचर या तो कैपिटल नेचर के होंगे या रेवेन्यू नेचर के। समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझ नहीं आया तो आपको अकाउंट्स तो समझ में नहीं आएगी, साथ में आप कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फील करते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब।